नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम फरवरी महीने का करंट अफेयर्स देखेंगे। कुल 10 क्वेश्चन हम देखेंगे, लेकिन जैसे मैं पहले कहता हूं कि 10 क्वेश्चन का मतलब 10 टॉपिक होता है। तो हर एक क्वेश्चन के अंदर, वैसे वो करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है वो, लेकिन उससे संबंधित और क्या सवाल हो सकते हैं उसको भी कवर करेंगे। तो एक तरह का 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि यूपी पीसीएस प्री में आ सकते हैं, उनको एक एक करके देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक टेस्ट सीरीज हम आपको ऑफर कर रहे थे यूपी पीसीएस 2022 के लिए, 23 के लिए, और इसमें जो है 150 प्लस जो है वो छोटे और बड़े सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट जो हैं आपको मिल रहे हैं इसके अंदर। पहले इसकी फीस जो थी 1499 थी, जिसमें अभी हम ऑफर देकर होली तक 999 यानी 3,999 जो फीस है वो रख दी गई है। आप चाहे तो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दिया गया है। बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज है, एक एक टॉपिक कवर कराया जा रहा है, जिससे कि आपकी तैयारी आराम से हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट्स टेब्ल्यू हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट टेब्ल्यू ऑफ द रिपब्लिक डे परेड 2023। सवाल यह है कि 2023 की जो रिपब्लिक डे हुआ उसमें जो झांकी निकली, अलग अलग राज्यों की अलग अलग संस्थाओं की झांकियां निकलती हैं, उसमें किसको बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला? तो वो मिला है उत्तराखंड की झांकी जो है उसको बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला है। पहला सवाल तो ये बन गया कि उत्तराखंड की झांकी को बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला है। नंबर 2 पे कौन आया है? नंबर 2 पे महाराष्ट्र है, और नंबर 3 पर यूपी की अयोध्या वाली झांकी आई है। तो फर्स्ट पर उत्तराखंड, सेकंड में महाराष्ट्र, थर्ड पर यूपी। अच्छा चलिए, ये तो हो गया। अब अगर इसी सवाल को एक स्टेप आगे जाएं, रिपब्लिक डे पर मुख्य अतिथि कौन था? चीफ गेस्ट कौन था? एक परंपरा रही है कि जब भी रिपब्लिक डे आएगा हम लोग विदेशों से किसी मेहमान को बुलाते हैं। एक तरह वो मीटिंग वो आया कि गेस्ट बन जाते हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर देते हैं उनको, साथ में एक डिप्लोमेसी भी अच्छी रहती है जिससे कि संबंध और मजबूत होते हैं, क्योंकि हम रिपब्लिक डे हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये डे रहता है। तो जो रिपब्लिक डे में आए हैं वो आपके आए हैं इजिप्ट के प्रधानमंत्री अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी जो हैं इजिप्ट यानी मिस्र के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं सॉरी, वो आए हैं। अब सवाल कैसे बनेगा कि कौन चीफ गेस्ट था? तो ये आ जाएगा ये अब्दुल फतेह अल सीसी आ जाएगा। एक सवाल और बनेगा, वो बनेगा कि इस 26 जनवरी के परेड पे कौन से विदेशी देश, मतलब इंडिया के तो सब झांकियां और परेड निकली, एक और मतलब दूसरे कंट्री का भी परेड का जो दस्ता जो आया हुआ था जिसने परेड की है, किसने की है? इजिप्ट की, जो वहां पर एक ग्रुप आया था उसने परेड किया। 26 जनवरी के दिन हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थी, संस्थाएं थी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन चूंकि चीफ गेस्ट ये थे तो इनका देश से एक दस्ता भी आया था जिसने 26 जनवरी में परेड में शिरकत की थी। तो 2-3 सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। अब अगर इस करंट अफेयर्स को मैं जोड़ देता हूं पॉलिटी से, तो सवाल में बहुत ही बेसिक सवाल है कि भाई 26 जनवरी को हम जो रिपब्लिक डे मनाते हैं, तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का यानी गणतंत्र का मतलब क्या होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं? एक सवाल और, 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं ये भी आप बताइएगा। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे हम एक तो रिपब्लिक क्यों मनाते हैं और रिपब्लिक होता क्या है, दोनों आप कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ चेक रिपब्लिक रिसेंटली? एक चेक रिपब्लिक एक देश है, कहां पर है? यूरोप के अंदर। ठीक है, यूरोप में देश है, उसका एक नया राष्ट्रपति बना हुआ है, पीटर पेवेल। पीटर पेवेल जो है राष्ट्रपति बने हुए हैं। ठीक है, अब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पीटर पेवेल को लेकर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर मान लो एग्जामिनर ने सवाल पूछ लिया कि भाई चलो पीटर पेवेल नहीं पूछेंगे, हम कुछ और पूछते हैं चेक रिपब्लिक के बारे में। तो चेक, आप देखो ना, चेक रिपब्लिक जो है यूरोप के अंदर है। यूरोप के साथ साथ आप देखो कि ये एक, क्योंकि देखिए थोड़ा ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं इसको ज्योग्राफी जोड़ेंगे तो मजा जाएगा। ये एक लैंड लॉक है, लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक के ऊपर सवाल लगातार पूछा जाता है कि भाई लैंड लॉक कंट्री कौन सी होती है? तो देखिए चारों तरफ से ये जमीन से घिरा हुआ है, कहीं भी समुद्र से कनेक्टेड नहीं है, तो वो कंट्री कौन सी होगी? लैंड लॉक। कई बार यूपी पीसीएस में सवाल पूछे गए हैं कि कौन कौन 4-5 कंट्री के नाम दे देगा और बोलेगा बताओ इसमें से कौन सी लैंड लॉक कंट्री है। तो आप यहां देखो चेक रिपब्लिक लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, इसकी राजधानी का नाम है प्राग। प्राग की राजधानी, बहुत कई बार पिक्चरों की शूटिंग यहां पर होती है। ठीक है, तो एक तो आपको ये मिल गया। कौन सी कंट्री जुड़ी हुई है? जर्मनी है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, ऑस्ट्रिया है। थोड़ा सा इमेजिनेशन करना कि कोई चीज हो रही है
तो सवाल कैसे बनते हैं? यूरोप की बात हो रही है, चेक रिपब्लिक बीच में है, स्लोवाकिया है, इधर जर्मनी है, इधर पोलैंड है, ऑस्ट्रिया हंगरी है। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया। अब इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल है कि भाई जो सवाल आता है वो रिवर्स के ऊपर भी आता है कि कौन, और ये सिर्फ रिवर्स, इंडियन रिवर्स की बात नहीं होती, इंटरनेशनल रिवर्स की बात भी होती है। ठीक है, तो चूंकि चेक की बात कर रहे हैं तो अब ये देखो कि एलबी रिवर जो है, एलबी रिवर जो है जर्मनी और चेक रिपब्लिक दोनों में वो जा रही है। ठीक है, कई रिवरें हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए रहती हैं। आप जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ोगे तो रिवर्स के पढ़ना पड़ता है, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ 10-15 रिवर्स कर आपको नजर रखनी है कि रिवर कहां बहती हैं। इंपॉर्टेंट रिवर एग्जाम पीसीएस प्री के लिए होता है। तो चूंकि चेक रिपब्लिक के में एक नया राष्ट्रपति बना है, सवाल हो सकता है कि पीटर पैवेल के बारे में ना पूछा जाए, बट चेक रिपब्लिक तो खबर में आ गया ना, तो उसको अगर ज्योग्राफी जोड़ लेते हैं तो क्या पूछ सकते हैं? तो लैंडलॉक हो सकता है, रिवर के बारे में हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है। मैं भी यहां पर इतना ही लेके चल रहा हूं। यहां पर कौन सी माउंटेन रेंज है, ठीक है, या एक सवाल आएगा कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है कि नहीं है। चेक रिपब्लिक यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में बताना आपको। तो इस तरह से जब आप चीजों को समझते हो, पढ़ते हो, तब कोई भी टॉपिक डिटेल में खत्म हो पाता, समझ पाते हो उसको आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, Who addressed the 31st Foundation Day of National Commission for Women in New Delhi? नई दिल्ली में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है, इसका 31वीं फाउंडेशन डे था, उसे किसने जो है संबोधित किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू जो है, उन्होंने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का 31वां अधिवेशन को, मतलब 31वां फाउंडेशन डे था, संबोधित किया। अब देखिए 2-3 सवाल। पहला, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये चीज क्या है? पहला सवाल तो ये पूछ लेंगे कि भाई नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, चलो चीज क्या बताता हूं कि भाई ये एक ऐसा आयोग है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है। ठीक है, एक एक्ट है, कानून के तहत ये देखा जाता है कि औरतों के साथ कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, उनको कोई संवैधानिक उनका ड्यूटी हो या कुछ उनका राइट्स हो, वो दिया जा रहा है कि नहीं दिया रहा है। तो औरतों के लिए एक कमीशन बनाया है जो औरतों का ख्याल रखता है। ठीक है, अब सवाल क्या बनेगा? सवाल ये बनेगा कि अगर मैं इसको पॉलिटी से जोड़ दूं मैं कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन, क्या ये एक संवैधानिक संस्था है या नहीं? तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन संवैधानिक संस्था नहीं है, ये एक लीगल संस्था है, संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक वो होती है जिसका मेंशन संविधान में किया गया हो, जिसका मेंशन संविधान की किताब के अंदर किया गया, उसे संवैधानिक संस्था बोलते हैं। ठीक है, कुछ संवैधानिक संस्था हैं, अभी पढ़ेंगे, और बहुत सारे नहीं हैं। जो होती है तो मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट संस्थाएं होती हैं उनको संविधान का दर्जा दिया, संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया जाता है। इसका मतलब होता है कि उनका टाइम से सब कुछ सिस्टम बनता है, उनका एक सिस्टम है, उनमें कुछ अब छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो पिलर्स हैं इस कंट्री के लिए। कि संविधान ठीक से लागू हो सके तो उन संस्थाओं की जिम्मेदारी होती है कि वो उस संविधान को लागू कर सके, सिस्टम बना सके। तो उसके अंदर बदलाव करना आसान काम नहीं होता है। ऐसा नहीं कि कोई सरकार आ गई उसके आगे हम नहीं मानते इसको, ऐसा नहीं कर सकते। अगर किताब में दिया है तो फॉलो करना पड़ेगा। कुछ बदलाव करना पड़ेगा तो आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संविधान के अंदर संशोधन करना पड़ेगा। उसका एक सिस्टम है, पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, जहां पर पक्ष के पार्टी तो रहती है, विपक्ष भी होता है। तो अगर आप कुछ गड़बड़ करोगे तो विपक्ष आपको फिर ठीक कर देगा। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है संवैधानिक संस्थाओं के अंदर अमेंडमेंट करना। एक सबके साथ कॉन्सेंसस करनी पड़ती है, सबके साथ बात करके एक सही निकालना पड़ता है। ठीक है, तो अब हमने देखा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है एक संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है, तो यही आ गया। अच्छा, अब क्या है, इसकी थीम क्या पढ़ लेते हैं। इसकी थीम थी एम्पावरिंग वुमेन, एम्पावरिंग इंडिया। एम्पावरिंग मतलब सशक्तिकरण। क्या मतलब होता है? डेवलपमेंट और सशक्तिकरण में क्या फर्क है? डेवलपमेंट और सशक्तिकरण में फर्क है। डेवलपमेंट में चलिए आप एक गरीब था, गरीब से वो अमीर हो गया, लेकिन जब एम्पावर्ड होता है इसका मतलब कि अपने फैसले खुद ले सके। एम्पावर्ड होने का मतलब है कि अपने फैसले खुद ले सके। कोई गरीब लड़की है, उसकी अमीर घराने में शादी हो जाए, क्या मतलब इसका? कि डेवलपमेंट हो गया, अच्छे कपड़े आ गए, गाड़ी आ गई, लेकिन वो घर के फैसलों में उसका सहयोग नहीं है। प्रॉपर्टी खरीदनी है, क्या वो अपनी राय दे पा रही है? क्या वो फैसले कर पा रही है? तो अगर वो फैसले कर पा रही है तो वो एम्पावर्ड हो गई है। नहीं कर पा रही है तो डेवलप्ड तो है, एम्पावर्ड नहीं है। इसीलिए आप देखोगे पिछले 10-15 साल के अंदर अब ये वर्ड नहीं आता, डेवलपमेंट का वर्ड औरतों के साथ नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि सब खा पी रही है, मस्त है, इतना देश अब उस लेवल से ऊपर आ चुका है, बेसिक चीजें मिल रही है सबको।
अब जो शब्द आता है एम्पावरिंग का आता है कि भैया औरतें सशक्तिकरण कर सके, उनको शक्ति मिल सके, अच्छा बुरा समझ सके, अपने फैसले खुद कर सके। ठीक है, अब जैसे ये था कि क्या है, नेशनल कमीशन वुमेन वाज सेट अप एज स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी मतलब होता है लीगल बॉडी, 1992 अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के तहत। इसमें क्या क्या बोला गया, रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल सेफगार्ड फॉर वुमेन, कि भाई औरतें जो हैं उनका संवैधानिक और जो लीगल राइट्स है उनको सेफगार्ड करना। रिकमेंड रेमेडीज लेजिस्लेटिव मेजर्स, यानी कि अगर कुछ रिकमेंडेशन देना चाहें कि औरतों को कुछ ऐसे कानून बनाने के लिए कुछ वो राय देना चाहे, फीडबैक देना चाहे तो वो दे सकते हैं। फैसिलिटेट रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस, यानी कुछ अगर दिक्कत आ रही है तो उसके लिए करना, तो ये सब पूरा औरतों के लिए या पॉलिसी मैटर में जो भी इनको करना है वो इसमें नेशनल कमीशन वुमेन देता है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस बात का सिर्फ खत्म नहीं करेंगे, हम देखते हैं कि संवैधानिक संस्थाएं कौन सी हैं। तो ये कुछ संवैधानिक संस्थाएं हैं, यहां पर डिस्कस करेंगे। आगे आर्टिकल लिखा है, पीछे क्या क्या है, और ये सवाल पॉलिटी का है, एग्जाम में बहुत सारे सवाल इस तरह से जुड़े हुए आते हैं, इस ढंग से देखना। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बिल्कुल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मेंशन है संविधान के अंदर, संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल ठीक है। तो आप इसको मैच द फॉलोइंग के माध्यम से भी, मैं फटाफट पढ़ लेता हूं, लेकिन आप मतलब समझ गए होंगे कि सवाल बनेगा कि संवैधानिक संस्था कौन सी है कौन सी नहीं है, ये आपको मैच द फॉलोइंग के सवाल में या वहां पे एमसीक्यू में देखना पड़ता है। और अगर आर्टिकल से आ गया तो मैच द फॉलोइंग के सवाल आ जाएगा, आर्टिकल के माध्यम से आ जाएगा। 148 सीएजी के बारे में है, 165 एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में है। तो आपको पता होना चाहिए कि अटॉर्नी जनरल जो होता है वो इंडिया का लीगल ऑफिसर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, और एडवोकेट जनरल जो होता है वो स्टेट का नंबर 1 जो लीगल ऑफिसर होता है। 143 आई है स्टेट फाइनेंस कमीशन, 143 के जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन, 143 ZD डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है। 143 ZE मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, ज्यादा पॉपुलर नहीं है इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप हो सकता है कि नजरों से चूक जाए, ध्यान रखिएगा। 163 इंटरस्टेट काउंसिल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंटरस्टेट काउंसिल है। 180 बहुत कई बार फाइनेंस कमीशन। 279A जीएसटी काउंसिल। कितने सारे सवाल बन सकते हैं देखिए यहां पे, 315 से 323 यूपीएससी और यूपीपीसीएस। 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 338 नेशनल कमीशन फॉर एससीज, 338 नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, ठीक है। 338B नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, ठीक है। 339 शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन। 340 बैकवर्ड क्लास कमीशन। 340 ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन एंड ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट। एंड 350B स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। लिंग्विस्टिक, तो हमारे देश में कितने प्रकार की माइनॉरिटीज हैं? संविधान के हिसाब से 2 तरह की माइनॉरिटीज हैं, भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर, ठीक है। तो भाषा के आधार पर लिंग्विस्ट, तो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, तो ये आपके संवैधानिक कुछ संस्थाएं हैं जिनका काम है कि संविधान को ढंग से लागू करना, देश के पिलर्स हैं। जब भी कई बार न्यूज में सुना होगा, ऑपोजिशन बोलता है कि ये फला पार्टी जो है ये संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही हैं। तो संवैधानिक संस्थाएं अगर कमजोर होती हैं तो समझो कि पूरे देश का नुकसान होता है। अगर इलेक्शन कमीशन गड़बड़ करता है, अगर लोगों के अंदर भरोसा ना रह जाए इलेक्शन कमीशन के लिए, तो उसके बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है पब्लिक के ऊपर। फिर क्या होगा कि चुनाव होगा और लोग बिलीव नहीं कर पाएंगे कि भाई जो चुनाव हो रहा है वो फ्री एंड फेयर है कि नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि चाहे विपक्ष की पार्टी हो चाहे सत्ता वाली पार्टी हो, कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं जोश में आके। जैसे कि ईवीएम के बारे में हमने कहा कि ऑपोजिशन इतने एलिगेशन लगाता है ईवीएम के ऊपर, वो ये भूल जाता है कि ईवीएम पे एलिगेशन लगाने से आप इलेक्शन कमीशन को कमजोर कर रहे हो, आपने इलेक्शन प्रोसेस को कमजोर कर, या तो आप प्रूफ कर दो, आप प्रूफ कर नहीं पाए। अब चूंकि आप हार गए हो तो प्रूफ नहीं कर पाते, आप बोल लो कि ईवीएम की वजह से बीजेपी जीत रही है। यहां पे बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं, यहां पे मैं बात समझने की कोशिश कर रहा हूं कि संवैधानिक संस्थाएं मजबूत होना बहुत जरूरी है। आम पब्लिक का भरोसा इन संवैधानिक संस्थाओं पर होता है। पार्टीज आएंगी, नेता आएंगे जाएंगे, सब होगा, संस्थाएं रहेंगी, और जिस देश की संस्थाएं मजबूत रहती हैं वो देश मजबूत रहेगा। तो डेमोक्रेसी के लिए इन संस्थाओं का मजबूत होना जरूरी है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए, रिसेंटली हु हैज बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया इन T20 क्रिकेट। T20 के अंदर भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट कौन ले पाया है? यजुवेंद्र चहल। यजुवेंद्र चहल जो है स्पिनर है हमारे, उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट्स ले लिए हैं T20 के अंदर, ठीक है। वेयर वॉज द नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल इनॉग्रेटेड। नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल जो है इसको इनॉग्रेशन किया गया है, कहां किया गया है? नई दिल्ली के अंदर किया गया है।
ठीक है, ये देखिए नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल जो है वो दिल्ली में किया गया है, और इसको किया किसने है? जो मिनिस्टर हमारे, कौन मिनिस्टर? पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज कमिश्नर और आयुष के जो है कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल जी जो है ये बीच के जो है ये, ठीक है, इन्होंने इनॉग्रेशन किया नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल इन न्यू दिल्ली। अब थोड़ा समझते हैं, नेशनल पोर्टल फॉर नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल जो है उसका इनॉग्रेशन सर्बानंद सोनोवाल ने कर दिया, दिल्ली के अंदर कर दिया। अब वर्ड यहां पे क्या आ रहा है? यहां वर्ड आ रहे पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवेज। अब ये तीनों ही चीजें जो है अपने आप में एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चौथा ये आयुष भी आ गया। मैं आपको बताता हूं एग्जाम में सवाल बनते कैसे हैं। एग्जाम क्रैक करना बहुत आसान काम है, बस समझिए कि क्या हो रहा है। जैसे यही लाइन लिखी है, पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवेज एंड आयुष। अब ये चारों चीजों से सवाल बन जाएंगे। मैं बताता हूं कैसे बनते हैं। पोर्ट्स के ऊपर सवाल बनता है, अभी बताऊंगा मैं आपको कि कौन कौन से पोर्ट्स हिंदुस्तान के अंदर है। बंदरगाह कौन कौन से हैं? दो तरह के बंदरगाह होते हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल हार्बर, यानी कि प्रकृति ने बनाया हो और नेचुरल बने हो, प्रकृति ने बनाया हो या लोगों ने बनाया हो पोर्ट्स। फिर शिपिंग के बारे में पता है हमें, शिपिंग से जुड़ा हुआ कई सवाल बन सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा शिप कौन सा है, या जो शिप ट्रेवल करते हैं तो कौन से कैनाल में जा रहे हैं, कौन सा कैनाल कहां से कनेक्टेड है, ये पूछ सकते हैं। वाटरवेज, भारत में 6 वाटरवेज हैं, इनलैंड वाटरवेज, वो कौन कौन से हैं? सवाल तो बनता ही है। नेशनल वाटरवे नंबर 1, NW1, NW2, NW3 कहां कहां से हैं, किससे कनेक्टेड है, सवाल बनते, बहुत कॉमन सवाल है। और आयुष क्या है? आयुर्वेदिक योगा, A फॉर आयुर्वेद, Y फॉर योगा, U फॉर यूनानी, सिद्धि और होम्योपैथी, इनके बारे में समझें। तो आयुष, तो इस तरह से सवाल आप जोड़ के जब देखोगे एक एक चीज को, आप देखोगे कि आपकी तैयारी ढंग से हो जाएगी और फिर क्वेश्चन बाहर जाएंगे नहीं। कहां से जाएंगे बाहर यार? इससे बाहर कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा था यहां पर, ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मैंने कहा कि आपको 2 तरह के आपके होते हैं, एक होते हैं आर्टिफिशियल यानी मैनमेड, और एक होता है नेचुरल। नेचुरल कैसे बनता है भाई? नेचुरल बनने का क्या मतलब है कि ये जो कोस्टल इलाके हैं ऐसे होंगे, ठीक है। ऐसे होने से क्या होता है कि कहीं पर अंदर है, कहीं तो पानी अंदर चला गया, लैंड के अंदर चला गया, तो यहां पर आप एक हार्बर बन गया, यहां पे पोर्ट बना दिया आपने, ठीक है। यहां पे काफी गहरा हो चुका होगा तो बड़े शिप आ सकते हैं। इंडिया का प्रॉब्लम क्या है कि बहुत बड़े शिप नहीं आ सकते, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि बहुत ज्यादा यहां पर गहराई नहीं है, तो बड़े बड़े शिप नहीं आ पाते हैं। वैसे तो बहुत बड़े आते हैं, लेकिन जो दुनिया का सबसे बड़ा शिप है वो नहीं आ पा रहा है, क्योंकि गहराई नहीं है, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, ठीक है। चलिए उसके बारे में डिस्कस बात करेंगे। अभी क्या है, आर्टिफिशियल है। सवाल क्या बनेगा? सवाल बनेगा कि कौन से पोर्ट आर्टिफिशियल है और कौन से नेचुरल है, सवाल बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं भी यहां देखता हूं 2 तरह के, यहां पे आपको पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से पोर्ट्स किस किस राज्य के अंदर है, कौन सा पोर्ट किस राज्य के अंदर है, ये सवाल आपको बनना चाहिए। यहां देखिए मैंगलोर का पोर्ट जो है आर्टिफिशियल है, ठीक है। टूटिकोरन का आर्टिफिशियल है, ठीक है। चेन्नई का आर्टिफिशियल है और विशाखापट्टनम का आर्टिफिशियल है, बाकी सब नेचुरल हो गए, ठीक है। एक सवाल बाकी, आप एक तो सवाल आपका स्टेट्स और पोर्ट्स प्लस कौन से आर्टिफिशियल है कौन से नेचुरल है, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं अगर एक लेवल और आके लेके जाकर देखूं मैं आपको कि भाई इससे संबंधित सवाल ही मिल जाते हैं आपको। जैसे कि वेस्ट की बात करते हैं, वेस्ट और ईस्ट 2 तरह के आते हैं, ठीक है। तो वेस्ट में गुजरात के कांडला है, जिस तरह से राज्यों के माध्यम से आ जाएगा, कांडला का है, ठीक है। ये टाइडल टाइप का है, टाइड्स। अब ज्योग्राफी पढ़ो आप इसमें से, वर्ल्ड ज्योग्राफी, नीप टाइड्स, स्प्रिंग टाइड्स। जब सूरज और पृथ्वी, चांद, सूरज और चांद, ठीक है, एक उसमें आ जाते हैं, तो क्या करेंगे? खींचेंगे इसको, तो हाई टाइड्स बनेंगे, हाई टाइड्स, लो टाइड्स। टाइड्स आते हैं दिन में एक बार आता है, जब टाइड्स आएंगे तो जो टाइड से पास कोस्ट तक आ जाते हैं, तट तक आ जाते हैं और फिर वापस आ सकते हैं, तो नेचुरल तरीके से चलता है। तो ये कांडला का है, फ्री टाइड जोन में चलता है, ठीक है। अगर ये समझ में ना आया हो तो आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़िएगा टाइड्स को, ठीक है। तो मुझे लिख के दे देना कि सर नहीं समझ में आया। महाराष्ट्र में देखिए मुंबई है और JNPT है, जवाहरलाल नेहरू वाला है, ठीक है। जो मुंबई वाला पोर्ट है वो नेचुरल हार्बर है और बिगेस्ट पोर्ट है, ये बिगेस्ट पोर्ट है मुंबई वाला पोर्ट, नेचुरल हार्बर है, ठीक है। वो JNPT जो है ऑल वेदर पोर्ट है, टाइडल पोर्ट है ये, ठीक है। बर्मुडा का गोवा वाला है ओपन पोर्ट है, ये आयरन और एक्सपोर्ट करता है। अब ये ज्यादा लेवल चला गया कि बताओ कौन सा पोर्ट इसमें आयरन और एक्सपोर्ट होता है, तो देखिए ना गोवा का पोर्ट से आप आयरन और एक्सपोर्ट कर रहे हो आप, बन रहा क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं डिटेल में जाके, मतलब ये तो टफ क्वेश्चन है, मतलब यहां अगर बंदे ने किसी ने ये राइट कर दिया, मतलब कि तैयारी उसकी पूरी अच्छी तरीके से हो रखी है, ठीक है। कर्नाटक में मैंगलोर का है और केरल कोची, दोनों नेचुरल हार्बर्स हैं, ठीक है। एक है आर्टिफिशियल लेगून में कर रहा है और नीचे वाला लेगून प्लस नेचुरल हार्बर। अब लेगून क्या चीज होती है?
बैक पानी जो है वापस आ जाता है, जैसे कि समुद्र के पास है, पानी नीचे आ गया तो एक पीछे लैगून इकट्ठा हो जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है। ये सी है लेकिन किसी वजह से पानी इधर आ गया, यहां पर लैगून में इकट्ठा हो गया। ठीक है, अगर हम ईस्ट की बात करते हैं, तमिलनाडु के टूटिकोरन चेन्नई दोनों आर्टिफिशियल है, ओल्डेस्ट है, पढ़ा था हम लोगों ने भी। आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम है, ये डीपेस्ट है और लैंड लॉक्ड है, डीपेस्ट है। सबसे बड़ा कौन सा है? मुंबई का। सबसे डीपेस्ट कौन सा है? विशाखापट्टनम का। आयरन ओर कौन लेके जाता है? मुर्मुगांव ले जाता है। ठीक है, ओल्डेस्ट कौन सा है? चेन्नई का। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, उड़ीसा में पारादीप है, आर्टिफिशियल लैगून इसके अंदर भी है। वेस्ट बंगाल में हल्दिया, कलकत्ता। ठीक है, ये सब पढ़ते हो। बाद में अंडमान में पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, बाकी मिसलेनियस तमिलनाडु के अंदर एनकॉन का है, ये और पढ़ लीजिएगा, देख लेना इसके अंदर। ठीक है, डिटेल में। तो इस तरह से चीजें पोर्ट्स के संबंधित आती है, और ये पोर्ट्स सिर्फ प्री में नहीं, पोर्ट्स आपके मेंस में भी आता है। पोर्ट्स मेंस में आता है, तो इसलिए ठीक से समझना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, छठा वाला। Recently, which state government announced to provide drones to farmers for spraying fertilizer and pesticides? आपने अमेरिका में देखा होगा, बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं, जहाज से आते हो अपना सिंगल इंजन वाला जहाज होता है छोटा वाला, वो जाके वो अपने खेतों पर स्प्रे करते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े फार्म हाउस हैं। हमारे तो छोटे छोटे खेत होते हैं। फिर भी राजस्थान सरकार ने बोला है कि हम ड्रोन देंगे, हम जहाज नहीं दे पाते तो क्या हुआ, ड्रोन दे सकते हैं ना। और ड्रोन जाएगा और वो पूरे खेतों में स्प्रे करेगा, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड स्प्रे करेगा। ठीक है, सवाल क्या बना, किसने किया? राजस्थान ने किया। चलिए पहली बात तो ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब वैसे तो सवाल बहुत सारे बन सकते हैं, मैं इस चीज को देखूंगा तो फर्टिलाइजर क्या चीज होती है, पेस्टिसाइड्स कौन सी होती है, हम डिटेल में आ सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल मैं जो कवर करने जा रहा हूं, मैं यहां पे कवर करने जा रहा हूं कुछ आपको ऐसी चीज, जैसे कि ड्रोन की पॉलिसीज कौन कौन सी हैं, ड्रोन संबंधित सवाल क्या बन सकते हैं एक साल के अंदर। सवाल ड्रोनों के ऊपर क्या है, तो ड्रोन के साथ समस्या ये है, पहले समस्या बताता हूं फिर आपको ये बताऊंगा कि ड्रोन जो है एक नेशनल सिक्योरिटी का खतरा बन जाता है। इलीगल सामान इधर से उधर ले जाना, हथियारों को ट्रांसपोर्ट करना। अब कोई जहाज उड़ेगा तो यहां से हमारा जो है रडार देख लेता है, अगर पाकिस्तान से उड़ा जहाज तो रडार ने कैप्चर कर लिया। लेकिन ड्रोन जब उड़ता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर नहीं हो, सिग्नेचर का मतलब है कि वो सिग्नल्स भेजता नहीं है, रडार को पकड़ नहीं पाता, तो इसके लिए स्पेशल रडार चाहिए होते हैं। इजराइल से बात की है, कुछ रडार्स आ चुके हैं, लेकिन ड्रोन को पकड़ना मुश्किल काम है, क्योंकि ड्रोन के माध्यम से कोई भी रहायशी इलाके में जाके बम डाल सकता है, सामान डाल सकता है। और ये चीजें अब पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर में, पंजाब के अंदर ये सब बहुत हो रहा है, हथियार जा रहे हैं। ठीक है, तो अब एकदम कुछ पॉलिसीज बनाना जरूरी हो गया कि ड्रोन के ऊपर, क्योंकि ड्रोन नई टेक्नोलॉजी भी है, इस पर हमें काम भी करना है, लेकिन हमें यह भी देखना है कि सिक्योरिटी को खतरा ना हो जाए। तो न्यू ड्रोन पॉलिसी बनी 2021 की। तो सवाल तो ये बन जाएगा कि कौन सी पॉलिसी है? 2021 की पॉलिसी है, ड्रोन की पॉलिसी है। ठीक है, जिसमें अगस्त में आई थी, जिसमें ओपन अप लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन स्काई फॉर ड्रोन, क्योंकि ड्रोन के लिए स्काई को ओपन कर दिया गया, यानी कि अलाउ किया गया कि जाके ड्रोन उड़ाओ कहीं पर भी। सिर्फ कुछ सेंसिटिव इलाके हैं वहां के लिए रोक दिया गया कि एयरपोर्ट के पास नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, बाकी मैक्सिमम जगह पर अलाउ कर रखा है। और एक सर्टेन हाइट पर भी होता है कि बहुत ऊपर नहीं हो सकता, सर्टेन हाइट पे आप कर सकते हो, क्योंकि कई फ्यूचर टेक्नोलॉजी है ना ड्रोन। लोग कहते हैं कि ऐसा आएगा कि खाना, मेडिसिन भी हम ड्रोन के माध्यम से डिलीवर करेंगे। अभी देखिए पेस्टिसाइड्स के ऊपर हो रहा है, तो आप टेक्नोलॉजी को रोक नहीं सकते आप। ठीक है, आप रोक नहीं सकते, आप चाहते हो कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि काम भी हो जाए और प्रोटेक्शन भी हो जाए। ठीक है, फिर ड्रोन शक्ति बजट 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, इसके अंदर जो है वो स्टार्टअप्स को बोला गया कि थोड़ा सा काम करो उसके ऊपर, टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, फिर एक किसान ड्रोन की हम बात की हमने इसके बारे में कि वो फार्मर्स को दिया जाएगा। PLI स्कीम्स फॉर ड्रोन्स, ये क्या है? PLI प्रोजेक्ट लिंक्ड स्कीम इनिशिएटिव, प्रोजेक्ट लिंक्ड इनिशिएटिव। सरकार का कोशिश है कि एक्सपोर्ट कर सके हम लोग ज्यादा से ज्यादा, तो कुछ सेक्टर्स में PLI स्कीम डाल दी गई है, प्रोजेक्ट लिंक्ड स्कीम इनिशिएटिव, PLI प्रोजेक्ट लिंक्ड इनिशिएटिव, कि कंपनीज जो हैं वो अपने आप को ऐसा तैयार कर सके कि वो एक्सपोर्ट कर सके, यानी कि ध्यान एक्सपोर्ट के ऊपर है। एक्सपोर्ट करोगे तो पैसा आएगा और यहां मैन पावर डेवलप हो पाएगी, मतलब यहां को जॉब मिल जाएगी हमको। तो अब सरकार की तरफ से क्या सहयोग हो सकता है पैसे को लेकर या कुछ लेकर, तो इसके लिए तो ड्रोन को भी उसी में डाल दिया गया है PLI स्कीम। कुछ 15 सेक्टर्स है जिसको PLI स्कीम में डाला गया है। स्वामित्व वो है, वो लैंड को सर्वे करने के लिए हो गया, अच्छी बात है कि
सर्व कर लेगा। तो स्वामित्व स्कीम, अगर यही पूछ लेगा स्वामित्व स्कीम क्या है, तो ड्रोन के माध्यम से लैंड का सर्वे करने वाला है, ठीक है। और भारत ड्रोन महोत्सव, ये सब चीजें जो हैं स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। एट विच प्लेस एरो इंडिया शो 2023 विल बी ऑर्गेनाइज, 13 से 17 फरवरी तक जो है बेंगलुरु के अंदर जो है एरो स्पेस होता है, हर साल इनोवेशन हो रहा है इसके अंदर। इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। 14वां था, इसमें नए नए जहाज आते हैं, कुछ टाइम जो होता है पब्लिक के लिए होता है और कुछ डिफेंस डील्स भी होती हैं बड़ी बड़ी। तो हर देश के जहाज आते हैं, तो वो अगर किसी को कुछ खरीदना होता है या लेना होता है तो परचेसिंग यहाँ पर हो जाती है, डील हो जाती है, देख भी लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर जहाज के अंदर है, कितना दम है। रिसेंटली द इंडियन अंडर 19 वुमेन्स क्रिकेट टीम वॉन द फर्स्ट T20 क्रिकेट कप बाय डिफीटिंग विच टीम। भारत की लड़कियों ने, अंडर 19 लड़कियों ने क्रिकेट कप वर्ल्ड कप जीत लिया है। अंडर 19 का पहला वर्ल्ड कप है लड़कियों वाला। सुनिए, लड़कों के अंडर 19 के वर्ल्ड कप तो होते रहते हैं, पिछली बार भी हम जीते थे, लेकिन लड़कियों का पहली बार हुआ है, पहली बार हुआ है। और जीता किसने? इंडिया ने जीता है। हराया किसको है? इंग्लैंड को हराया है। हुआ कहां पर है? साउथ अफ्रीका में हुआ है, समझिएगा। जीता इंडिया ने है, हराया इंग्लैंड को है, हुआ कहां है? साउथ अफ्रीका में हुआ है, ठीक है। और ज्यादा कुछ टिगड़ाबाजी, तो सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा है? ये इंग्लैंड की ग्रेस स्टीवंस नहीं है। मोस्ट रन श्वेता शेरावत ने किया हुआ है। सबसे ज्यादा विकेट्स ऑस्ट्रेलिया की मैगी क्लार्क ने लिया हुआ है, ठीक है। तो ये यहां पे आप मोटा मोटा आंकड़े देख सकते हो। जरूरी नहीं है कि वो यही पूछ लेगा कि कौन जीता कौन हारा, पूछ लेगा कि बताओ मोस्ट सबसे ज्यादा रन किसने बना दिए, क्योंकि इंडियन है ना यहाँ पे। तो थोड़ा सा एग्जामिनर आपको गूगली दे सकता है, तो आपको भी गूगली खेलने के तैयार रहना पड़ेगा। कैप्टन कौन था? तो हिंदुस्तान की तरफ से कैप्टन जो था शेफाली वर्मा थी। शेफाली वर्मा हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी, कप्तान के रूप में रिप्रेजेंट कर रही थी। ऑलरेडी नेशनल टीम में खेलती हैं, बड़े वाले में, लेकिन चली गई थी वहां पे। Which team has won the men's hockey world cup? तो कई बार देख चुके हैं कि मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो है हॉकी का, वो किसने जीता है? जर्मनी ने। किसको हराया है? बेल्जियम को। हुआ कहां था? उड़ीसा के अंदर, भुवनेश्वर में। अब देखिए, ये तो चलो पढ़ लेंगे, जर्मनी कई बार बता भी चुका हूं आपको। अब देखिए यहां पर फिर मैप आ गया यूरोप का। हम क्यों उम्मीद करके बैठे भाई कि यही वर्ल्ड कप वाला पूछ लेगा? हम देखते ना, देखिए चेक रिपब्लिक हमने पढ़ा था अभी, पास में जर्मनी था, फ्रांस था, ये देखिए बेल्जियम है। पास में दिख रहा है, दिख रहे हैं? जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम पास पास में। तो बस ये अपना स्विट्जरलैंड, ये आने का बहुत मन है मेरा। लैंड लॉक है, चेक रिपब्लिक लैंड लॉक है, दिख रहा है आपको? तो जब आप मैप्स देखोगे तो थोड़ा सा आप कनेक्ट कर पाओगे चीजों पर। पढ़ाई को थोड़ा सा मैप आप देख के करा करो, जिससे कि एक ही खबर को जब आप 3-4 लेयर में देखते हो तो फिर आपके बैक ऑफ द माइंड चीजें क्लियर होना शुरू हो जाती है। जरूर मेरे लिए बहुत आसान काम था, बोल देता कि जर्मनी ने वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन क्या ना, एग्जामिनर हमारे रिश्तेदार नहीं है कि वो वही क्वेश्चन आ रहे जो इस पीडीएफ के अंदर है। वो तो कुछ भी डाल सकता है ना, तो मैं आपको कुछ के लिए भी तैयार कर रहा हूं कि आप कुछ के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? आखिरी क्वेश्चन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रिसेंटली डिक्लेयर्ड हुम एज द ब्रांड एम्बेसडर। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उन्होंने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये निखत जरीन है, बॉक्सर हैं, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। किसने बनाया है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इंडिया का बिगेस्ट आयरन ओर एक्सपोर्टर है, आयरन ओर एक्सपोर्टर, एक्सपोर्ट करते हैं आयरन ओर को। उन्होंने निखत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। तो इसमें आप तो क्योंकि ओर के सवाल आ जाएंगे आपको, ओर क्या होते हैं, आयरन के कौन कौन से ओर होते हैं, तो आप कमेंट बनाइए आयरन के कौन कौन से ओर हैं, अयस्क कौन कौन से होते हैं, जिससे कि क्योंकि देखिए ऐसा तो नहीं ना कि लोहा जो होता है वो खुदा पड़ा हुआ, आपने खुदाई की और लोहे की रॉड निकालनी बड़ी बड़ी। लोहा तो ऐसा मेटल होगा जो कई और बाकी मेटलों के साथ मिक्स होकर बैठा होगा। तो एक ऐसी रॉक जहां के अंदर कुछ लोहा होगा, कुछ और दूसरी चीजें भी होंगी, तो वो उसे ओर बोलते हैं। तो वो ओर कौन से हैं? कोई कई बार आपको सवाल पूछेगा आपसे, ये ज्योग्राफी का सवाल है, बहुत ही फेवरेट सवालों में से है कि मेटल्स और उनके ओर के बारे में सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है। चलिए बाकी देख लीजिएगा। बाकी खत्म से पहले दोस्तों, टेस्ट सीरीज जो है यूपीसीएस प्री की वो 999 की हो चुकी है। चाहे तो आप 9919521555 पर कॉल करके इस टेस्ट सीरीज को लिस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।